हिमाचल का नाम सुनते ही अक्सर मनाली शिमला याद आता है। लेकिन इन्हीं पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, और शायद इसी वजह से ये आज भी उतनी ही खूबसूरत है। और उन जगहों तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं था। तो इस सफर की शुरुआत होती है कल्पा से। किन्नर कैलाश की पहाड़ियों के सामने बसा कल्पा, किन्नौर का एक बेहद खूबसूरत गांव। और यहीं से शुरू होता है किन्नौर वैली की उन जगहों तक का सफर जो सामने होते हुए भी कहीं ना कहीं लोगों की आंखों से छुपी रही। यहां तक पहुंचने का रास्ता इतना सुंदर जैसे हर मोड़ एक नया नजारा दिखा रहा। और कुछ देर बाद मेरे सामने थी रोपा वैली, किन्नौर की एक ऐसी वैली जो आज भी भीड़ से काफी दूर है। रोपा वैली के इन गांवों में घूमते हुए एक चीज सबसे अलग लगी। यहाँ के घर लकड़ी और पत्थर से बने ये पुराने घर देखकर लग ही नहीं रहा था कि मैं आज के जमाने में खड़ा हूं। हर गली, हर दीवार ऐसा लग रहा था जैसे अपने अंदर की सालों की कहानियां संभाले बैठे। इन पहाड़ों के बीच सिर्फ गांव ही नहीं छुपे हुए हैं, बल्कि ऐसी जगह भी है जो आज भी अपनी पुरानी पहचान संभाले हुए है। उन्हीं में से एक थी रुक्षलान का ये पुराना गोम्पा। पहुंच के तो ये जगह एकदम सुनसान सी लगी, पर फिर मुझे मिले वहां के केयरटेकर। अच्छा, ये सेब के पेड़ लगा रहे? ओ, अच्छा, हाँ हाँ, तब जाके फिर अच्छा, अभी नए नए लगे हैं ये तो, है ना? और जिन्होंने मेरे लिए इस मोनेस्ट्री का दरवाजा खोला। 500 साल पुराना मोनेस्ट्री है। अच्छा, तो ये किसी राजा ने बनाया था या? नहीं, ये अपना पब्लिक ने बनाया। अच्छा अच्छा, यही गांव के लोगों ने। वही किसकी मूर्ति है? ये ढक्को बोलता है ना। डाकपो। ये है कि आप मंदिर का जैसे चौकीदार जैसे भी है, हम्म। यानी कि मंदिर से कुछ हो गया, कोई अच्छा, मंदिर पे कभी कोई आपदा नहीं आने देते हैं? यहाँ कोई चोरी आ गया, चोरी करने वाला आ गया, तो ये एकदम घुमा फिरा देता है। एक 500 साल पुरानी मोनेस्ट्री, जहां आके सच में ऐसा लगने लगा कि यहाँ वक्त शायद थोड़ा धीरे चलता है। ये एंशिएंट कार्विंग्स और ड्राइंग्स देख के लग ही नहीं रहा था कि मैं 2026 में हूँ। तो यहाँ का रेनोवेशन वगैरह नहीं हुआ ना? ये पूरा एकदम ओरिजिनल ही है। और देखिए इतना पुराना अभी तक टिका हुआ है। इस गोम्पा से निकलते वक्त बस एक ही बात सोच रहा था, कितनी पीढ़ियां बदल गई होंगी लेकिन ये जगह आज भी बिल्कुल वैसी ही खड़ी है। और शायद इसी वजह से किन्नौर बाकी जगहों से इतना अलग लगता है। इन्हीं रास्तों पे चलते चलते सब पहाड़ों से अलग एक पहाड़ दिखा। जितना उस पहाड़ के करीब जाता गया तो पता चला कि ये सड़कें एक अनोखे गांव की तरफ जाती है। रोपा वैली का हाईएस्ट और सबसे सुंदर गांव शियासू। रोपा वैली के बाकी गांव जैसे यहाँ पे भी लकड़ी और पत्थर के घर थे, और जहां आज इंसानों की जगह ये जानवर रहते हैं। शियासू आके सच में ऐसा लगा जैसे मैं समय में कई साल पीछे आ गया। रोपा में भी बहुत थे, इनमें कोई रहता नहीं? जानवर में। अच्छा, ये सब तबेले टाइप के? हाँ, जानवरों। यहाँ ठंड के टाइम पे तो रास्ते ही बंद हो जाते हैं। इस गांव को एक्सप्लोर करते करते मुझे दिखा एक व्यू पॉइंट, और मैं चल पड़ा उस जगह की तरफ। और वहां से जो नज़ारा दिखा उसने शियासू को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से दिखा दिया।
सामने बसा ये छोटा सा गांव और उसके चारों तरफ खड़े ये पहाड़, इस नज़ारे में एक अलग ही सुकून था जिसे शायद कैमरा पूरी तरह कभी दिखा ही नहीं सकता। रोपा वैली को पीछे छोड़ते हुए मैं पहुंचा एक नई जगह पर। 3600 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये छोटा सा गांव किन्नौर के सबसे पुराने और खूबसूरत गांव में से एक माना जाता है। नाको, जहां के सिर्फ नज़ारे ही नहीं बल्कि हर चीज में एक अलग सी सुंदरता थी, जैसे ये अलग अलग रंग के दरवाजे। और फिर 11वीं सदी में बनी ये मोनेस्ट्री, जो किन्नौर की सबसे पुरानी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में से एक है। गांव में चलते चलते ही मिले कुछ लोकल्स यहाँ खेती करते हुए। ये फूल है ये। अच्छा, ये सिर्फ गार्डनिंग करने के लिए, सुंदर के लिए। हाँ, ये फूल है। हाँ, मटर है, ये सब्जी है, ये प्याज है। अच्छा ये पालक है, वो धनिया है। अच्छा अच्छा। और फिर मैं बढ़ा नाको की उस जगह की तरफ जिसे देखने के लिए ज्यादातर लोग यहाँ आते हैं। नाको लेक एक काफ़ी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जिसके कारण आई थिंक यहाँ का पानी भी काफ़ी पॉल्यूटेड हो चुका है। पर फिर आया सनसेट का टाइम। शाम होते होते नाको का रंग ही बदल गया था। किन्नौर के आगे ही पड़ता है स्पीति, तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया यहाँ का लैंडस्केप भी बदलने लगा। इन बंजर पहाड़ों के बीच एक हरियाली भरा गांव है, चांगो। अब यूजुअली लोग इस गांव को सीधे क्रॉस करके बढ़ते हैं स्पीति की तरफ, पर मुझे जाना था एक और एंशिएंट मोनेस्ट्री की तरफ, चांगो मोनेस्ट्री। अंकल जी, मोनेस्ट्री का रास्ता यही है? यही है, ठीक है ठीक। तो लोगों से पूछते पूछते और ये ऑफ रोड रास्ते पे चलते हुए मैं पहुंचा एक ऐसी मोनेस्ट्री पे जो मेन रास्ते से दिखती ज़रूर है, पर बहुत कम लोग इस तरफ मुड़ते हैं। बेसिकली हिडन इन प्लेन साइट। ये जो मंदिर है ये गांव वालों में है, जो हम यहाँ पे अभी 3 लम्हा है। ऐसे बड़े एक लम्हा जी है। अच्छा अच्छा। हमारे को नीचे से भेजते मोनेस्ट्री से यहाँ पे। यहाँ पे जो मोनेस्ट्री है कितने साल पुरानी है? जो पुरानी वाली है जो? अच्छा, ये तो काफी पुरानी है। एक्चुअली इसको शायद 50 साल से भी ऊपर होना है। अच्छा। हाँ जी जी। एक्चुअली में 1975 में भूकंप आया था ना। हाँ हाँ। उसके बाद से इसको 50 साल नहीं, उससे पहले तो काफी पुराना है। गुरु पद्मसंभव जी की। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चांगो मोनेस्ट्री की सबसे खास बात थी इसकी लोकेशन। एक ऊंची चट्टान पर बनी ये मोनेस्ट्री पूरी वैली को देख रही थी, और यहाँ आके एहसास हुआ कि किसी जगह को सिर्फ देखना और उसे समझना दोनों अलग बातें हैं। हर स्टोरी का एक क्लाइमैक्स होता है, और अब आता है मेरी स्टोरी का क्लाइमैक्स। शिप की ला पास, इंडो टिबेटन बॉर्डर, जहां के पहले चेकपोस्ट पे ही एक आर्मी ऑफिसर से पता चली एक बेहद ही इंटरेस्टिंग चीज।
हिमाचल का सबसे ऊंचा चोटी है, 22,300 समथिंग कुछ है उसका हाइट। ओके, ये हिमाचल की हाईएस्ट पीक है। हाँ, हाईएस्ट है। ओह, रियो परजियल, द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये पीक हाईवे से भी नहीं दिखती है, ये सिर्फ दिखती है शिपकिला के इस रास्ते पे। और आखिरकार मैं पहुंचा शिपकिला पास। पता, बॉर्डर पे आके एक अलग ही फील होता है, इंडियन होने का एक अलग ही एहसास होता है। सच में यहाँ के एहसास होता है कि बॉर्डर सिर्फ मैप पर बनी एक लाइन नहीं होती। यहाँ खड़े होकर ये समझ आता है कि इस लाइन के पीछे कितने लोग दिन रात हमारी रक्षा कर रहे होते हैं, और उस वक्त इंडियन होने पे गर्व महसूस होता है। हर सफ़र कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। किन्नौर ने भी सिखाया, कभी कभी असली खूबसूरती उन रास्तों के आखिर में मिलती है जहां बहुत कम लोग जाते हैं, और शायद इसीलिए ऐसे सफ़र हमेशा याद रह जाते हैं।